आज हम जिस तरह से शासन देखते हैं वह एक दिन में नहीं बना। यह सदियों के विकास का परिणाम है। प्राचीन समय से ही मानव समाज ने अपने आप को व्यवस्थित करने के लिए नियमों और व्यवस्थाओं का निर्माण किया। यह शासन का आधार बना। प्राचीन मिस्र, चीन और रोम जैसे सभ्यताओं ने शासन के ऐसे रूप विकसित किए जो आज भी हमें प्रभावित करते हैं। उनकी व्यवस्थाओं में हमें अधिकरण, कार्य विभाजन और नियमों का पालन जैसे तत्वों के दर्शन होते हैं। ये सभी तत्व आधुनिक शासन के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। इस निबंध में हम शासन के इतिहास का एक संपूर्ण दृष्टिकोण से अध्ययन करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे प्राचीन समय से लेकर आज तक शासन का रूप बदलता रहा है। हम उन प्रमुख घटनाओं और बदलावों पर भी चर्चा करेंगे जिन्होंने शासन के विकास को प्रभावित किया। इसमें लोकतंत्र का उदय, दूसरा विश्व युद्ध और सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का योगदान शामिल है। अंत में हम देखेंगे कि कैसे इतिहास से सीख लेकर हम आज की शासनिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। शासन का इतिहास एक जटिल और रोचक विषय है। यह हमें समझने में मदद करता है कि आज हम जिस तरह से शासित हैं वह कैसे हुआ। यह हमें भविष्य में शासन को और बेहतर बनाने के लिए भी सीख देता है। प्राचीन समय में शासन का स्वरूप आज की तुलना में काफी सरल था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह कम महत्वपूर्ण था। प्राचीन सभ्यताओं के लिए शासन उतना ही आवश्यक था जितना आज के लिए है। उन्हें भी अपने नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करनी थी, व्यवस्था बनाए रखनी थी और विकास को बढ़ावा देना था। इसके लिए उन्होंने अपनी व्यवस्थाओं का निर्माण किया। मिस्र में फारो को सर्वोच्च शासक माना जाता था। उनके पास संपूर्ण अधिकार होते थे। वह धर्म और राजनीतिक दोनों का प्रमुख होता था। उसके नीचे एक विशाल अधिकारी वर्ग होता था जो शासन चलाने में उसकी मदद करता था। यह अधिकारी वर्ग कर वसूलने, सिंचाई व्यवस्था को बनाए रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का संचालन करता था। चीन में शासन व्यवस्था मेरिटोक्रेसी पर आधारित थी। यहां तक कि 200 ईसा पूर्व में चीन ने सिविल सेवा परीक्षाओं की शुरुआत की। यह परीक्षाएं प्रतिभाशाली लोगों को शासन में आने का अवसर प्रदान करती थीं। यह व्यवस्था सदियों तक चली और चीन को एक स्थिर और समृद्ध राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। रोम ने भी शासन के क्षेत्र में अपना योगदान दिया। रोमन साम्राज्य एक विशाल और जटिल शासन व्यवस्था का उदाहरण था। उन्होंने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए एक सुव्यवस्थित न्यायिक प्रणाली और एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। रोमन कानून, जिसे 12 तालिकाओं के रूप में जाना जाता है, पश्चिमी कानून की नींव बन गया। मध्यकालीन युग में शासन का स्वरूप बदलता रहा। रोमन साम्राज्य के पतन के बाद यूरोप में कई छोटे छोटे राज्य उभरे। इन राज्यों में सामंतवाद का प्रचलन था। इस व्यवस्था में राजा अपने वैसल्स को जमीन देता था और बदले में वह राजा को सैनिक सेवाएं और कर प्रदान करते थे। इस युग में धार्मिक संस्थाओं का प्रभाव भी काफी बढ़ गया। कैथोलिक चर्च एक शक्तिशाली संस्था बन गई। वह शासन में दखलंदाजी करने लगी और राजाओं को भी अपने अधीन करने की कोशिश करती थी। चर्च ने शिक्षा और कला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन साथ ही वह भ्रष्टाचार और शोषण का भी शिकार हो गई। रेनेसांस के साथ ही यूरोप में नई सोच का प्रचार हुआ। यह युग ज्ञान, कला और संस्कृति के पुनर्जागरण का काल था। इस दौरान राज्यों का आकार बढ़ने लगा और शासन व्यवस्था अधिक जटिल होती गई। राजा अपनी शक्ति को मजबूत करने लगे और केंद्रीकृत शासन व्यवस्था की स्थापना करने लगे। 18वीं शताब्दी में यूरोप और अमेरिका में प्रबुद्धता का दौर आया। इस दौर में लोगों ने तर्क, विज्ञान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया। इस सोच का शासन व्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। लोगों ने राजाओं के दैवीय अधिकार को चुनौती देना शुरू कर दिया और स्वशासन की मांग करने लगे। अमेरिकी क्रांति 1775 से 1803। दूसरा विश्व युद्ध, जो 1939 से 1955 तक चला, एक भयानक त्रासदी थी जो लाखों लोगों की जान ले ली। इस युद्ध ने दुनिया भर में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाओं को हिलाकर रख दिया। युद्ध के बाद दुनिया दो ध्रुवों में बंट गई। एक ओर अमेरिका के नेतृत्व वाला पश्चिमी गुट और दूसरी ओर सोवियत संघ के नेतृत्व वाला साम्यवादी गुट। युद्ध ने शासन व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां पेश की। युद्धग्रस्त देशों को पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी। साथ ही शीत युद्ध के कारण
पश्चिमी देशों ने अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत करने और साम्यवाद के प्रसार को रोकने पर ध्यान केंद्रित किया। इस दौरान जन कल्याणकारी राज्य का उदय हुआ। सरकारों ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पेंशन और बेरोजगारी बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में निवेश शुरू किया। इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करना और सामाजिक समानता को बढ़ावा देना था। After the Second World War, nations around the world adopted a new model of development. This was the welfare state model. In this model, the government is responsible for the welfare of its citizens, providing basic amenities like education, health, employment, and social security. The idea behind the welfare state was that every individual should have equal opportunities in life. It is the government's duty to free its citizens from poverty, illiteracy, and disease. For this, the government must actively intervene and promote social justice. The welfare state model has been successful worldwide, helping millions out of poverty, improving education and health services, and promoting social equality. However, this model also has its challenges. Information and Communication Technology, or ICT, has revolutionized the field of governance. Computers, the internet, and mobile phones have reduced the distance between the government and its citizens. Today, citizens can submit their documents online, pay taxes, and benefit from government services. ICT has made the government more transparent and accountable. Citizens can now access information about government policies and schemes online. They can use laws like the right to information to seek information from the government. ICT has also promoted e-governance, which means using information and communication technology in governance. This makes the governance system more efficient, transparent, and citizen-centric. The study of the history of governance provides us with many important lessons. It tells us how different societies have developed various governance systems and how these systems have evolved over time. It also shows us the impact of changes in governance and how these changes can be managed. Today, governance faces many challenges. Globalization, climate change, terrorism, and technological advancements are some of the challenges that require the governance system to be more efficient, flexible, and responsive. By learning from history, we can face these challenges. We need to learn from past mistakes and adopt policies that have proven successful in the future. We must promote citizen participation in governance and ensure that the governance system is fair and inclusive for everyone. The history of governance is a story of continuous development. It is a journey that began in ancient times and continues today. This journey has seen many ups and downs, but its purpose has always been the same: to create a system that is just, efficient, and accountable to society. Today, we stand at a crossroads where the governance system faces new challenges. Globalization, technological progress, and climate change are posing new questions to the governance system. To face these challenges, we need to innovate and experiment within the governance system. We must ensure that the governance system is capable of meeting the challenges of the 21st century. We need to create a governance system that is just, efficient, transparent, responsive, and centered around the citizens. We need to create a governance system that works for everyone, not just a select few.